नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। लोकसभा के नए स्पीकर ओम बिरला बन गए। इस चुनाव में फैसला भी यही होना था, लेकिन ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर बनना इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर है राहुल गांधी का आज बदलना। आज लोकसभा में जितने भी सांसद थे, चाहे बीजेपी के हों, ममता बनर्जी की पार्टी के हों, अखिलेश यादव की पार्टी के हों, स्टालिन की पार्टी की हों, सबकी जुबान पर एक बात जरूर थी। एक नेता की चर्चा सबने की और वो नेता हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी का अंदाज बदला हुआ था, लिबास बदला हुआ था, तेवर बदले हुए थे। अपनी जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राहुल 20 साल से राजनीतिक जीवन में हैं। आज से पहले राहुल गांधी को जो भी कुर्सी मिली वो या तो पार्टी से मिली या परिवार से मिली। पहली बार राहुल एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसको संवैधानिक पद कहा जाता है, जिसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है, नेता विपक्ष का पद कहते हैं जिसे। पहली बार अपनी जिंदगी में एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का कितना असर राहुल गांधी पर पड़ा है? क्या राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से कुछ सीख रहे हैं? क्या राहुल अब मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को फॉलो करने लगे हैं? या राहुल गांधी का आज थोड़ा अलग अंदाज में दिखना यह सिर्फ एक दिन की बात थी? और क्या कल से फिर राहुल अपने पुराने अंदाज में लौट आएंगे? सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने पास बुलाया। मोदी ने राहुल से हाथ मिलाया। फिर क्या हुआ? मोदी ने राहुल का वेलकम किया तो राहुल ने भी हंसते हंसते थैंक यू कहा। इसके आगे क्या हुआ? आगे आगे मोदी, पीछे पीछे राहुल, दोनों ने एक साथ कदम ताल किया। आखिर मोदी के थर्ड टर्म में ऐसा क्या हो गया? क्या अब की बार मोदी नरम पड़ गए हैं या फिर राहुल गांधी बदल गए हैं? जो काम 2014 में नहीं हुआ, जो 2019 में नहीं हुआ, वो 2024 में कैसे हो गया, कैसे दिख गया? 2022 से 2024 तक टी शर्ट में दिखने वाले राहुल सफेद कुर्ते में क्यों दिखने लगे? नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर राहुल संसद के भीतर हैंडशेक क्यों करने लगे? 10 साल में पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। 10 साल में पहली बार मोदी और राहुल 10 कदम चले, वो भी एक साथ। 5 मिनट का एक ऐसा लम्हा जब न मोदी के चेहरे पर कोई तल्खी थी, न राहुल के चेहरे पर कोई नाराजगी, और इसकी वजह थी लोकसभा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले राहुल भी दो हाथ करने को रेडी थे। नरेंद्र मोदी भी तैयार थे। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, मगर अब की बार सिर्फ एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि सफेद कुर्ते में विपक्ष की साइड फ्रंट सीट पर बैठे राहुल सिर्फ एक सांसद की हैसियत से नहीं, पूरे विपक्ष को लीड कर रहे थे। पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रोल में थे। लोकसभा के स्पीकर पोस्ट की लड़ाई सत्ता और विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई थी। यह 18वीं लोकसभा में मोदी की पहली परीक्षा थी, जिसमें प्रधानमंत्री फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. थर्ड टर्म में यह मोदी की पहली विक्ट्री थी, लेकिन मोदी ने इसे अकेले सेलिब्रेट नहीं किया। बतौर एलओपी राहुल को भी इनविटेशन भेजा। सारे गिले शिकवे दूर कर मोदी ने राहुल से और राहुल ने मोदी से हैंडशेक किया, और फिर दोनों ने मिलकर स्पीकर की कुर्सी तक ओम बिरला को सी ऑफ किया। आपके चेयर है, आप संभालें। एक तरह से मोदी ने विपक्ष को इंडिकेशन दिया कि वो सर्वसम्मति से सबको साथ लेकर चलने को रेडी हैं। लेकिन मोदी विरोधी गुट ने संसद के बाहर सोशल मीडिया पर एक बार फिर
एंटी मोदी नैरेटिव फिट करना शुरू कर दिया। कौन राहुल वाला पोस्टर घुमाकर मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसकी भी शुरुआत राहुल की पार्टी ने ही की। फील गुड वाले माहौल में फील बैड वाले मोदी विरोधी पोस्टर्स घुमाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने यह नैरेटिव देने की कोशिश की कि मोदी ने राहुल से हैंडशेक इसलिए किया क्योंकि अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। इंडी अलायंस के नेताओं ने यह ट्विस्ट देना शुरू कर दिया कि मोदी अब कमजोर पड़ चुके हैं, बैकफुट पर हैं, राहुल पावरफुल हो गए हैं, इसलिए ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक ले जाने के लिए मोदी को राहुल को इनवाइट करना ही पड़ा। मगर वास्तविकता क्या है, इसे हम कुछ फैक्ट्स और तस्वीरों की मदद से समझेंगे। पहले फैक्ट्स की बात करते हैं। 2014 में विपक्ष का कोई भी नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि तब बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, जिसे सिर्फ 44 सीटें मिली थी, और एलओपी के 55 वाले नंबर से कांग्रेस 11 सीटें कम थी। इसी तरह 2019 में भी विपक्ष का कोई भी नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। उस वक्त भी कांग्रेस ही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर सिर्फ 52 सीटों पर थी। एलओपी के लिए जरूरी नंबर से 3 सीट कम थी। 2024 में स्थिति थोड़ी बदली है। राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस 99 सीटें जीतकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो इकोसिस्टम यह फैला रहा है कि 99 सीटों वाली कांग्रेस के नेता और विपक्ष के एलओपी राहुल गांधी के बढ़े हुए कद से घबराकर मोदी नए स्पीकर का वेलकम करने आए और फिर राहुल को बुलाया, लगता है उस इकोसिस्टम ने फ्लैशबैक चेक नहीं किया। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, एक 2024 की, दूसरी 2019 की। दोनों तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं। 2019 में भी जब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे, तब मोदी खुद अपनी सीट से उठकर आगे आए थे। मोदी ने खुद अपने हाथों से उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को आगे आने को कहा था, और अधीर रंजन चौधरी के साथ मिलकर मोदी ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक छोड़कर आए थे। यानी मोदी ने जैसा जेस्चर 2019 में दिखाया, 2024 में भी उसी को दोहराया। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं। लेकिन इंडी अलायंस के खेमे ने इसमें भी मोदी को टारगेट करने का बहाना ढूंढ लिया। कौन राहुल वाला टेक्स्ट लिखकर मोदी पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, क्योंकि राहुल खुद अपनी सीट से उठकर नहीं आए, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और रिक्वेस्ट किसी और ने नहीं, मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने की। हाथों से इशारा करके राहुल को आगे आने को कहा। इसके बाद राहुल अपनी सीट से उठकर सत्ता पक्ष की ओर गए और मोदी ने खुद उनका वेलकम किया। मोदी जब साथ चलने की बात कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते, वो उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं, मगर कभी बैकफुट पर नहीं रहते। विपक्ष के लिए मैसेज क्लियर है, अब की बार प्रधानमंत्री वही, गृह मंत्री वही, रक्षा मंत्री वही, लोकसभा के स्पीकर भी वही, पूरी सरकार भी वही, सरकार चलाने वाले मोदी का तरीका भी वही। मोदी ने इन 5 मिनटों में बड़ा संकेत दे दिया है कि अब की बार भी सरकार वैसे ही चलेगी जैसी 17वीं लोकसभा में चली थी। मोदी का फोकस कंटिन्यूटी पर है। वो कटुता वाले भाव से सरकार नहीं चलाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और राहुल की भी बात सुनेंगे। मोदी पहले भी ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि विरोधी मोदी को समझ ही नहीं पाए हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है।
हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last. The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. विपक्ष को पहले से पता था कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के लिए मोदी के पास पहले से ही नंबर्स मौजूद थे। ऐसे में सदन के भीतर वोटिंग की मांग रखने का कोई फायदा नहीं है। मोदी विरोधियों को यह बात मंगलवार रात हुई इंडी अलायंस की मीटिंग में ही समझ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने बुधवार को लोकसभा में सिर्फ खानापूर्ति की, अपने कैंडिडेट के सुरेश के लिए खुलकर बैटिंग नहीं की, डिवीजन की मांग नहीं की। मत से ही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी तो विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करेगा। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विपक्षी खेमे में जो डिवीजन संसद के भीतर नहीं हुआ, वो डिवीजन संसद के बाहर दिखा, वो भी फुल ऑन लाइट कैमरा एक्शन के साथ। मंगलवार को टीएमसी इस बात से नाराज थी कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा कैंडिडेट के नाम को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं की। फिर मंगलवार रात इंडी अलायंस की जो मीटिंग हुई, उसमें राहुल की पहल पर टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन मीटिंग में पहुंचे। बुधवार सुबह सुबह लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल का पहला फोन कॉल भी ममता बनर्जी को ही गया, लेकिन फिर ओम बिरला के स्पीकर बनते ही इंडी अलायंस में टूट शुरू हो गई। पहले दीदी की पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि शब्दों पर गौर कीजिए, बड़ी चालाकी से एनडीए वाला टेक्स्ट लिखकर सीधा अटैक मोदी पर किया। भैया, मजबूती का बात नहीं है। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है। ये नियम है भाई। कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज से मांगेंगे। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। बट दिस इज अगेंस्ट द रूल, दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभिषेक बनर्जी ने डिवीजन न होने का सारा ठीकरा एनडीए पर फोड़ दिया, लेकिन जयराम रमेश ने तो कुछ और ही कहा। उन्होंने खुद आकर कह दिया कि इंडी अलायंस की पार्टियां सदन के भीतर मत का विभाजन नहीं चाहती थी, वोटिंग नहीं चाहती थी। इसकी एक वजह यह है कि उनके पास नंबर्स ही नहीं थे, पर वो अभी भी घुमा फिराकर मोदी के ही पीछे पड़े हैं। नहीं, वो डिवीजन हमने इसीलिए नहीं मांगा, मैंने स्पष्टीकरण दिया है। हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है नॉमिनेशन भरना। हमने कोडिकुनिल सुरेश का नाम के उस पर प्रस्ताव हमने पेश किया। 3-4 प्रस्ताव आए कि हमारे ओर से, इंडिया पार्टियों की ओर से
वो स्पीकर बनेंगे। टीएमसी कह रही है कि डिवीजन नहीं कराया, कांग्रेस कह रही है डिवीजन नहीं मांगा। अब जो खुद इतने डिवाइडेड दिख रहे हैं, वो अगले 5 साल तक मोदी से कैसे लड़ेंगे? 18वीं लोकसभा में शुरुआती 3 दिनों की पूरी लड़ाई स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर आकर थम गई। स्पीकर तो एनडीए का बन गया, डिप्टी स्पीकर पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। इस बीच जो कांग्रेस राहुल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने पर इतना जश्न मना रही है, लगता है उसने तमिलनाडु की खबर नहीं देखी। विरोधी जिस मोदी को तानाशाह बताते हैं, वही मोदी स्पीकर के चुनाव के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, जबकि दूसरी तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित डीएमके की सरकार विरोध प्रदर्शन करने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन और एआईएडीएमके के विधायकों को पूरे सेशन के लिए विधानसभा से बाहर करवा देते हैं। इंडी गुट वाले फिर भी मोदी को ही डिक्टेटर बताते हैं। वैसे लोकसभा में एलओपी बने राहुल इस वक्त एक्स पर बधाई संदेशों का जवाब देने में बिजी हैं। उन्हें तमिलनाडु में विधानसभा से बाहर किए गए एलओपी पर बात करने की फुर्सत नहीं है। सवाल यह है कि क्या राहुल यही दोहरा मापदंड लोकसभा में भी अपनाएंगे या फिर एलओपी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या सच में राहुल आज के बाद बदले बदले नजर आएंगे या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे और अगले 5 साल तक 14 और 19 की ही तरह मोदी के पीछे पड़ जाएंगे? निपटाना पक्का है। मुझे पूरा यकीन है कि महात्मा गांधी जी के जिस सपने को, महात्मा गांधी जी की जिस इच्छा को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेस को बर्बाद करने का वो, कांग्रेस को ख़त्म करने का वो काम राहुल जी ने बड़ी जल्दी कर दिया। विपक्ष के नेताओं की बुद्धि पे मुझे दया आती है। इतने बड़े बड़े नेता वहाँ हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी जैसे नेता वहाँ हैं। और विपक्ष का नेता, एक ऐसे नेता को बनाया जा रहा है जो न भारत की संस्कृति समझते हैं, न भारत की सभ्यता से वाबस्ता हैं, न भारत की परंपराओं से, न भारत की रवायतों से, न सनातन से। संसद की गरिमा होती है। संसद कोई कबड्डी का मैदान थोड़ी है, संसद कोई बैडमिंटन का कोर्ट थोड़ी है, संसद कोई चिड़ी छिक्का खेलने वाली जगह थोड़ी है। संसद भारत के भविष्य का फैसला करने वाला एक पवित्र स्थान है। आने वाले दिनों में संसद में तूफान मचेगा। इसकी शुरुआत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार से ही कर दी, जब इमरजेंसी का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस से जुड़े काले अध्याय का पन्ना पलटा। मोदी खड़े रहे, एनडीए का हर सांसद खड़ा रहा, सब 2 मिनट के लिए मौन रहे, लेकिन कांग्रेस और इंडी वाले शोर शराबा करते रहे। इस इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहले ये तो पता लगे, ये जो अघोषित इमरजेंसी मोदी साहब ने लगा रखी है, अमित शाह जी ने लगा रखी है, उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो बीजेपी के एमपीज भी हो सकता है, उसके खिलाफ उनसे पूछ लीजिएगा। जहाँ तक सवाल है, आज सरकार एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव में उन्होंने 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र किया है। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया। इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं इस बात के लिए कि एक तरफ तो आप सहयोग की अपील की बात करते हो, मिलजुल कर सदन चलाने की बात करते हो और पहले दिन आग लगाते हो। आप बस इतना समझ लीजिए, मोदी ने राहुल को पास बुलाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, राहुल ने भी हाथ मिलाया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मोदी नरम पड़ जाएंगे। इसका यह मतलब भी नहीं है कि राहुल इतनी जल्दी बदल जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा।
अब बात योगी आदित्यनाथ की, जिनका बुलडोजर खूब चल रहा है। पूरे प्रदेश के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। इस बार बुलडोजर ने नदी के किनारे किनारे और नाले के किनारे किनारे जो अतिक्रमण चल रहा था उस पर कार्रवाई की। लखनऊ के अकबरपुर में कुकरेल नदी के अतिक्रमण पर एक्शन हुआ तो बाराबंकी में नाले के किनारे वाले भू माफियाओं को बुलडोजर की डोज मिल रही है। और अभी तो यह शुरुआत है। योगी के पास पूरे यूपी में अवैध निर्माण की लिस्ट पहुंच गई है। लाल निशान लग चुका है, पीला पंजा रवाना हो चुका है। योगी का नया बुलडोजर कहां कहां चलेगा, किस शहर में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, आप जानिए। योगी का बुलडोजर निकल पड़ा है। माफिया और अवैध कब्जा करने वालों पर खूब चल रहा है। चार जून के बाद यूपी में करीब 1 दर्जन शहरों में बुलडोजर एक्शन हुआ। लखनऊ में कुकरेल नदी भू माफियाओं से मुक्त कराई गई। योगी का मैसेज क्लियर है, जहां अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। आठ 8,000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। अब बाराबंकी में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन लखनऊ के अकबर नगर में हुआ, जहां कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से बनाए गए 1169 मकान और दुकान जमींदोज हो गए। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के आलीशान मकान पर बुलडोजर चला। झांसी, गोरखपुर और कानपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बाबा का बुलडोजर अब बाराबंकी में अपना काम कर रहा है। योगी के बुलडोजर का खौफ कानून तोड़ने वालों के ऊपर कितना है, बाराबंकी की इन तस्वीरों से समझिए। बुलडोजर के डर से अवैध निर्माण करने वाले खुद ही अपना अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। हम इस समय लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जिले के जमुरिया नाले के पास मौजूद हैं, जहां पर सिंचाई विभाग इस समय जो अतिक्रमण है उसको हटवा रहा है। और लोगों से उन्होंने अपील की है कि जो लोग चाहें अपने घरों को खुद ही तोड़ दें, अदरवाइज प्रशासन और पुलिस यहां पर आकर के उस घर के हिस्से को जो कि अतिक्रमण किया गया है सिंचाई विभाग की जमीन पे, उसको तोड़ने का काम करेगा। हमारे साथ वाजिद भाई हैं। वाजिद भाई, आप अपने घर को इस समय खुद से तोड़ रहे हैं, क्या कारण है, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि जो है नाले यही जमुरिया में आ रहा है और अभी जल्दी मेरा मकान बना हुआ है और मुआवजा देने के लिए कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो आप देखते हैं जब मुआवजा मिलता है तो इसको तोड़वाते हैं। भाई जी, कितनी आप लोगों को परिवार को किराए के मकान में रख करके परेशानी हो रही है इस समय? परेशानी तो बहुत हो रही है, कम से कम 10 साल से तो किराए पे रह रहे हैं। अब जब बन पाया था तो भी जा रहा है और भी शिफ्ट भी नहीं हो पाए और ये हुआ कि चला जाएगा जमुरिया में। 10 साल से किराए पे रह रहे हैं हम लोग। आप लोग को अभी फिलहाल किसी भी योजना का लाभ, कोई मकान आप लोग को नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। बाराबंकी जिले के बीचों बीच 5 किलोमीटर लंबा जमुरिया नाला है। इसी नाले से शहर के बारिश का पानी बाहर निकलता है। लेकिन लखनऊ के अकबर नगर की तरह ही यहाँ भी लोगों ने जमुरिया नाले के दोनों तरफ अवैध मकान बना लिए थे। लोगों को जितनी जगह की परमिशन थी, लोगों ने उससे आगे बढ़कर अपने मकान तैयार कर लिए थे। अवैध निर्माण की वजह से पिछले साल जमुरिया नाले में बाढ़ आ गई। लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा और काफी नुकसान हुआ। प्रशासन ने जब सर्वे कराया तो 171 मकानों की पहचान हुई, जिनके मालिकों ने नाले की तरफ अतिक्रमण किया था। ये जो नाला आप देख रहे हैं, इसकी वजह से बाराबंकी और आसपास का जो इलाका है उसमें जब बाढ़ आती है, पानी ज्यादा बरसता है तो ये पूरा नाला उफना जाता है और इसकी वजह से बाराबंकी शहर का बड़ा हिस्सा
पानी से लबालब हो जाता है, पानी में डूबने लग जाता है। और यही वजह है कि आप पीछे का हिस्सा देखिए कि प्रशासन ने यहाँ पर जो पूरी बाउंड्री लाइन है उसको तय की है। योगी सरकार की कोशिश ये है कि बुलडोजर एक्शन कम से कम यहाँ तक ना किया जाए। लोग अगर अपना मकान खुद से तोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो कम से कम उनको ये सहूलियत दिया जाए कि वो अपना सामान हटा सकें, अपने मकान को अपने हिसाब से तोड़ सकें, ताकि अंदर रखे हुए किसी भी सामान को क्षति ना पहुंचे। इस बार योगी प्रशासन बारिश से पहले ही पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने सर्वे के बाद उन मकानों पर क्रॉस निशान लगा दिया है जो अवैध है। बाराबंकी के जमुरिया नाले की जद में जो भी अतिक्रमण वाले हिस्से आ रहे हैं उसको लेकर के सिंचाई विभाग ने बाकायदा यहां पर अभियान चलाया और उन सभी घरों को चिन्हित किया जो दरअसल जमुरिया नाले की जद में आते हैं और जो हिस्से अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, जिससे इस नाले का जो प्रवाह है, बहाव है, वो प्रभावित हो रहा है। उसको लेकर के देखिए प्रशासन की तरफ से इस तरीके के रेड मार्क यहाँ पर क्रॉस लगाया गया है, यानी कि ये हिस्सा जो है वो अवैध है। बिल्डिंग में पूरी तरीके से अतिक्रमण किया गया है नजूल यानी कि सरकारी जमीन पर, और इसी वजह से यहाँ पर ये क्रॉस निशान लगाया गया है। जमुरिया नाले के किनारे भू माफियाओं का खेल सामने आया। कई ऐसे लोगों के भी मकान अतिक्रमण की जद में हैं, जिनके नाम जमीन की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। दरअसल भू माफियाओं ने गलत पेपर तैयार कराए और लोगों को सरकारी जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी। अब रोती बिलखती इन महिलाओं ने अपना मकान खुद तोड़ा है, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि अगर योगी सरकार का बुलडोजर इनके मकान को तोड़ेगा तो बुलडोजर का जो खर्चा होगा वो भी इन्हीं से वसूला जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले भी योगी सरकार का बुलडोजर एक अवैध मकान पर चल चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से उस समय लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया। आप बताइए क्या दिक्कत है, आप क्यों परेशान है, रो क्यों रही हैं? हमारी रजिस्ट्री है दाखिल खारिज है, फिर भी मेरा मकान तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया है? रजिस्ट्री सरकार ने क्यों करी थी? जब उनको अवैध था तो क्यों रजिस्ट्री की? अगर चुप रहो, अगर हमारी अगर उनका कहना अवैध है तो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, तो वो रजिस्ट्री अवैध है, सरकार अवैध है। सरकार ने क्यों रजिस्ट्री करी? वो उसका पैसा भी गवर्नमेंट के खाते में गया। हम लोग उसका मुआवजा हम लोग को नहीं मिला। एक छोटी सी कॉलोनी मिली जिसमें ना बच्चे हमारे जा सकते ना हम लोग। मेरा सामान भी जाके देखिए पूरे घर में मलबा भर गया है। हमको कॉलोनी भी नहीं मिली, हम नहीं लिखा पाए। 1 लाख हमने जमीन ली, हमको एक लिखित भी नहीं मिली। हमको जिससे लिया हमको लिखित भी नहीं दी। अब लिखवा देंगे तब लिखवा देंगे। 1 लाख रुपया हमने दिया और हमारे जाने बैठने का ठोन हमको कॉलोनी भी नहीं मिली। तो हम कहाँ जाएं? आप बताइए, आप रो रही हैं, क्या परेशानी है? हमको परेशानी है, रजिस्ट्री दाखिल खारिज होते हुए सर मेरे आदमी भी नहीं है। अपने बच्चन का झाड़ू बर्तन करके लेके रहा था और नाजूली बताई जा रही है, कुछ उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। जमुरिया नाले के दोनों तरफ 25 से 75 मीटर तक ग्रीन बेल्ट घोषित है। फिलहाल प्रशासन जमुरिया नाले के 25 मीटर तक ही अवैध मकान तोड़ रही है। इसमें 42 मकान पूरी तरीके से तोड़े गए हैं। 29 लोगों को काशीराम आवास योजना के तहत मकान भी दे दिया गया है। सर, कितने लोगों को अब तक काशीराम आवास योजना में मकान दिए गए? हम लोगों ने 29 लोगों को काशीराम आवास दे दिया है। जो लोग हमारे बचे हुए लोग हमको जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। किसी को बेघर नहीं रखा जाएगा, ना हम लोग विस्थापित करने से पहले हम लोग उसको सेटल कर दे रहे हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनकी फैमिली बड़ी है, आवास थोड़े छोटे हैं, क्या इनको भी आप लोग? बड़ी है तो हम लोगों ने 2 आवास की व्यवस्था कर दी है। इसमें ऐसा उनको सोचना नहीं पड़ेगा। जितना फैमिली बड़ी होगी, अगर फैमिली किसी की ज्यादा बड़ी है तो 2 आवासों की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। जमुरिया नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान 21 जून से चल रहा है। पहले अवैध रूप से बने घरों की पहचान हुई, मकान मालिकों की काउंसलिंग की गई। जिला प्रशासन की 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए 6 जुलाई तक का टारगेट रखा गया है। हालांकि प्रशासन का रुख साफ है कि जब तक पूरी तरह से अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं होगा, बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। करीबन 5 किलोमीटर का ये पैच है। 21 तारीख से काम कंटिन्यू चल रहा है। सबसे पहले इसका चरणबद्ध काम हुआ, चिन्हीकरण पहले किया गया, कैसे यहाँ पे जितना नाले का जो ड्रेजिंग एरिया है उसको चिन्हीकरण किया गया, बताया गया, कन्विंस किया गया, काउंसलिंग की गई और इसी का परिणाम है कि कुछ लोगों ने अपने आप तोड़ ली। तो उद्देश्य तो यही है कि हमारा जो ये जमुरिया नाला है वो अपने प्राचीन पहले के स्वरूप में आ जाए। और बाकी हमारी टीम तो काम कर ही रही है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। हमारे जन सहयोग के साथ ये काम हो रहा है
और सारा जितना भी अवैध अतिक्रमण है वो हटेगा। ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये कंप्लीट एक कार्रवाई इससे हमारा ओके ना हो जाए। योगी सरकार के अधिकारी हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से बाढ़ के पानी को शहर में आने से रोका जा सके। जमुरिया नाले पर चल रहे ड्राइव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को इलाके में डिप्लॉय किया गया है। हम इस समय बाराबंकी के जमुरिया नाले के ठीक बगल में मौजूद हैं, जहां पर नाले के प्रवाह को बेहतर करने के लिए, उसके प्रवाह को पुनर्जीवित करने के लिए पुलिस की, प्रशासन की और जो शासन की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। जमुरिया नाले के बगल में आप देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीन लगाई गई है और जो अवैध अतिक्रमण हुआ करते थे उन सारे अवैध अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों को, प्रतिष्ठान को खुद से खाली करें ताकि प्रशासन को सहयोग भी मिले और लोगों को परेशानियों से कम भी निजात पाना पड़े। पूरा इलाका जो है वो दरअसल एक मदरसा है और इस मदरसे ने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आगे के देखिए बांस बल्ली लगी हुई है, पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी है। इस पूरे मदरसे को फिलहाल तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है और सबसे पहली कोशिश यही होती है कि कोई भी जगह को अगर तोड़ा जाए तो उसके मालिक को ही अधिकार दिया जाए कि वो अपनी जगह को खुद से तोड़ सके, क्योंकि उसको बेहतर पता होता है कि उसका कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। लोगों को दिक्कत परेशानी कम से कम हो, इसको लेकर के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जमुरिया नाले के दोनों तरफ न सिर्फ मकान बनाए गए बल्कि मदरसा और कई दुकानें भी खोल ली गई। हालांकि प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले वहां लोगों को समझाया। जिन लोगों के मकान पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उन्हें पहले ही प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था। अब लोग अपना आशियाना नई जगह ले जाने को तैयार भी हैं। दादा हटा लिया है आप लोगों ने सब? हाँ, हटा लिया हम लोगों ने, बगैर किसी जद्दोजहद के। जो सरकार ने चाहा और अधिकारियों ने जो चाहा तो बगैर उनके किए हम लोगों ने जो है अपना हटा लिया। हाँ, कोई ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के मकान जा रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं और कोई ऐसी बात नहीं। फिलहाल बाराबंकी प्रशासन की कोशिश है कि बारिश और बाढ़ की स्थिति से पहले अपनी स्थिति बेहतर कर लिया जाए, ताकि पिछले साल सड़कों पे बहते पानी से जो तकलीफ आम लोगों को हुई थी वो इस बार सामने न आए। अगर 30 जून तक खुद लोग अवैध निर्माण हटा लेते हैं तो बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, लेकिन तब तक अगर अतिक्रमण बना रहा तो अवैध निर्माण को बाबा का बुलडोजर गिराएगा और मकान मालिकों से ही इसकी कीमत भी वसूल करेगा। योगी सरकार की लिस्ट तैयार है। उसकी रडार पर यूपी के वो सारे शहर हैं जहां अतिक्रमण है। लखनऊ के अकबर नगर के बाद कुकरैल नदी के किनारे बसे रहीम नगर, अबरार नगर, पंत नगर और खुर्रम नगर में जल्द ही अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की टीम का सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं बाराबंकी के जमुरिया नाले के बाद रेठ नदी के किनारे बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। एसडीएम की अगुवाई में बनी टीम ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। बरेली में अतिक्रमण हटाने के लिए 24 जून से ही 20 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में काशी में असी नदी और मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का पूरा प्लान रेडी है। 4 जून के बाद फिर से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन की ये बस शुरुआत है। बाबा का बुलडोजर उन सभी जगहों पर जाएगा जहां माफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है। यूपी में सिर्फ अवैध कब्जे पर बुलडोजर ही नहीं चल रहा, बल्कि पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 48 घंटे में रामपुर, कानपुर और जालौन में एनकाउंटर हुए। 4 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। पिछले 3 हफ्ते में यूपी पुलिस और बदमाशों के साथ करीब 85 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इसमें 2 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 100 बदमाश घायल हुए। 4 जून से अब तक 145 बदमाशों को पकड़ा गया है। योगी सरकार का बुलडोजर और उनकी पुलिस लगातार काम में जुटी है, लेकिन कई जगह बीजेपी नेता ही सरकार की किरकिरी करने में जुटे हैं। सीएम योगी ने गाड़ियों से हूटर और प्रेशर हॉर्न हटाने का फरमान जारी किया है, लेकिन जब पुलिस अपना काम कर रही है तो बीजेपी के नेता ही अड़ंगा लगा रहे हैं। आदेश है तो गाड़ी सीज करिए आप। और गाड़ियां बुलवा, चालान करो, चालान करिए, दिमाग खराब है। अभी मैं और बुलवा रहा हूं। तस्वीरें यूपी के कानपुर की। पुलिस ने जब नेताजी की गाड़ी से हूटर निकालने की कोशिश की तो वो भड़क गए। पुलिस के साथ छीना झपटी की और उन्हें समाजवादी पार्टी का एजेंट बता दिया। नहीं,
झंडा देख के तुम लोगों की एलर्जी हो रही है ना? तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने काम कर रहे नहीं, ये कुछ नहीं। अभी ये इसका इलाज करके जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा, नहीं मैं कुछ करूंगा। सत्ता की हनक की दूसरी तस्वीर रामपुर की है, जहां नेताजी खुद नहीं थे बल्कि उनके बेटे थे, लेकिन रौब में कोई कमी नहीं थी। पुलिस ने जब उन्हें रोका और गाड़ी चेक करने की कोशिश की तो वो पुलिस पर ही भड़क गए। पुलिस वालों को दोषी बताने लगे। अरे चलो यार, ये बात छोड़ दे, मान जा। ये बात छोड़ दे। अरे क्या हो गया? ये बात छोड़ दे।